दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 12 के इतिहास के एक अध्याय पर बात करेंगे। ये अध्याय भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 का 13वां अध्याय है, जिसका शीर्षक है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। गांधी जी पेशे से वकील थे और 1893 में एक मामले में बहस करने के लिए बैरिस्टर के रूप में दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां वे करीब 22 साल रहे। भारतीय आज़ादी के संघर्ष में उनके योगदान का नींव उनके दक्षिण अफ्रीका में हुए अनुभवों से पड़ा। गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे और ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष में शामिल हुए। इस अध्याय में हम उनके भारत लौटने के बाद के सोच विचार और भारतीय संघर्ष में उनके योगदान पर चर्चा करेंगे। इसके लिए पहले हम पुस्तक के हर अनुभाग पर गौर करेंगे और फिर उसे समझने की कोशिश करेंगे। सारे अनुभाग समाप्त होने पर हम अध्याय के अंत के प्रश्नों का उत्तर पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों, चलिए पहले अनुभाग से शुरू करते हैं। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इतिहास में कई राष्ट्र में देखा गया है कि एक अकेला व्यक्ति का राष्ट्र निर्माण में काफी बड़ा योगदान रहा है, जैसे इटली में गैरिबाल्डी और अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन। इसी तरह भारत के साथ मोहनदास करमचंद गांधी का नाम जुड़ा है। उनकी योगदान के लिए उन्हें महात्मा, पिता, बापू इत्यादि का नाम दिया गया है। महात्मा गांधी का नाम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से तो जुड़ा ही है, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान सामाजिक आंदोलनों से भी है। इस अध्याय में हम उनके योगदान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उनके सोच विचार का भारत के जनता और स्वतंत्रता संघर्ष पर हुए असर का पुनर्निर्माण करेंगे। इस कार्य के लिए 1915 से 1948 के महत्वपूर्ण काल के दौरान हुई गतिविधियों पर गौर करना उपयुक्त होगा। स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता। इस अनुभाग में गांधीवादी युग के शुरुआत का आवरण करेंगे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिशों को भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ सफल संघर्ष के बाद जनवरी 1915 में भारत वापस आए। इसके पूर्व दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए 2 दशक में वो भारतीय समुदाय के नेता बन गए। दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध का इस्तेमाल किया और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा दिया। 1915 में जब गांधी जी भारत आए तो उन्होंने महसूस किया कि भारत अब राजनीतिक दृष्टि से काफी सक्रिय हो गया है। कांग्रेस की शाखाएं प्रमुख शहरों और कस्बों में पहुंच गई थीं और 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलनों के माध्यम से मध्य वर्गीय के बीच पहचान बना ली थी। इन आंदोलनों ने महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय जैसे नेताओं को जन्म दिया। भारत में गांधी जी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय थी। इस समारोह में कई प्रतिष्ठित व्यक्ति और महत्वपूर्ण नेता उपस्थित थे। अपने भाषण में गांधी जी ने मजदूर व गरीबों की ओर ध्यान न देने के लिए भारतीय अभिजात लोगों पर आरोप लगाया। गांधी जी का कहना था कि हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। उनका सोच था कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं और दूसरे लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। गांधी जी का भाषण आने वाले समय के भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें वकीलों, डॉक्टर और जमींदारों जैसे वशिष्ठ वर्ग से बढ़कर वो भारतीय राष्ट्रवाद में
संपूर्ण भारतीय लोगों का सहयोग चाहते थे। गांधी जी की इस इच्छा की ये प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी। असहयोग की शुरुआत और अंत। 1917 और 1918 में गांधी जी ने कई स्थानीय मुद्दों पर काम किया, जिससे गांधी जी गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति रखने वाले राष्ट्रवादी के रूप में उभरे। उदाहरण के लिए 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। इस आंदोलन के माध्यम से वो किसानों की सुरक्षा और उनकी पसंद की फसल के लिए आज़ादी चाहते थे। 1918 में उन्होंने अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों के लिए बेहतर काम करने की स्थिति और अन्य किसान आंदोलन के लिए खेड़ा में करों की छूट की मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया। इसके बाद 1919 में अंग्रेजी शासन ने एक ऐसा मुद्दा गांधी जी को सौंप दिया जिस पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सका। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया और बिना जांच के कारावास की अनुमति दी। इसके जवाब में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया, जिसके अंतर्गत उत्तर और पश्चिम भारत में बड़े पैमाने पर बंद के कारण जीवन लगभग ठहर गया। पंजाब में विरोध काफ़ी तीव्र था। पंजाब जाते समय गांधी जी को हिरासत में लिया गया था और कई अन्य स्थानीय कांग्रेस नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया था। अप्रैल 1919 में दमनकारी नीति ने बहुत ही बदसूरत और ज़बरदस्त मोड़ लिया जब ब्रिटिश ब्रिगेडियर डायर ने अपने सैनिकों को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण विधानसभा पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस घटना में 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसने राष्ट्र को झकझोर दिया और भारतीयों के अंदर गहरा आक्रोश और गुस्सा पनपने लगा। रॉलेट सत्याग्रह ने गांधी जी को एक सच्चा राष्ट्रीय नेता बना दिया। इसकी सफलता से अभिभूत होकर गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग के अभियान का आह्वान किया। भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के साथ सभी स्वैच्छिक संघों का त्याग करने को कहा गया और गांधी जी का मानना था कि यदि असहयोग को प्रभावी ढंग से किया जाता है तो ब्रिटिश 1 वर्ष के अंदर भारत छोड़ देंगे। एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी। 1919 से 1920 में खिलाफत आंदोलन जोर पकड़ा, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली ने भारतीय मुसलमानों के तरफ से खिलाफत के सम्मान को बहाल करने की मांग रखी। गांधी जी की आस्था थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से दो प्रमुख धार्मिक स्मारक यानी हिंदू और मुस्लिम सामूहिक रूप से औपनिवेशिक शासन का अंत कर सकते थे। इन आंदोलनों के दौरान छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों में जाने से इनकार कर दिया, वकीलों ने अदालतों में जाना बंद कर दिया, श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले गए, आंध्र प्रदेश में जनजातियों ने वन कानून का उल्लंघन किया और अवध में किसानों ने कर देना बंद कर दिया। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा, असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया। ये शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था, लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक था। इसने इनकार, त्याग और आत्म अनुशासन पर कब्जा कर लिया। ये स्वशासन के प्रतीक्षण थे। इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार हिल गई थी। दुर्भाग्यवश फरवरी 1922 में गांधी जी ने चौरी चौरा में पुलिस स्टेशनों को जलाने की अप्रिय घटना, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए थे, के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया और गांधी जी को मार्च 1922 में गिरफ्तार किया गया। उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया और उन्हें 6 साल की कैद की सजा मिली। मगर सजा सुनाते समय जस्टिस ब्रूमफील्ड ने स्वीकार किया कि गांधी जी लाखों देशवासियों की दृष्टि में एक महान देशभक्त और नेता थे। इसके अलावा राजनीति में उनसे भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले
भी उन्हें आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते थे। जन नेता 1916 में बनारस हिंदी विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण से लेकर 1922 तक की अवधि में भारतीय राष्ट्रवाद एकदम परिवर्तित हो गया। अब यहाँ व्यवसायिकों और बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया था, बल्कि हजारों की संख्या में किसान, श्रमिक और कारीगर भी शामिल हो गए थे और आदर स्वरूप गांधी जी को महात्मा कहने लगे थे। भारतीय राष्ट्रवाद के इस परिवर्तन में गांधी जी के सोच के अलावा उनके रहन सहन का भी असर था। लोग इस तथ्य की सराहना करने लगे कि गांधी जी उनकी तरह रहते थे, उनकी तरह कपड़े पहनते थे, उनकी भाषा बोलते थे, उनके साथ खड़े रहते थे और सहानुभूति और पहचान रखते थे। भारतीय राजनीति के संदर्भ में राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए गांधी जी का सावधानीपूर्वक किया गया संगठन था। एक तरफ जहां गांधी जी आम जनता के बीच लोकप्रिय हो रहे थे, वहीं भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली जा रही थीं। राजवाड़ों में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया। 1917 से 1922 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी के साथ जोड़ दिया। इनमें महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और श्री राजा गोपालाचारी शामिल थे। इससे राष्ट्रवाद को काफी बढ़ावा मिला। महात्मा गांधी को 1924 में जेल से रिहा दिया गया और अब वह घर की खादी के प्रचार और अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए अपना ध्यान समर्पित करना चाहते थे। उनका मानना था कि भारत के एक दूसरे और धार्मिक सद्भाव के लिए अस्पृश्यता, बाल विवाह जैसी बुराइयों से मुक्त होने की आवश्यकता है। उन्होंने भारतीय मोर्चे को आर्थिक मोर्चे पर आत्मनिर्भर होने पर जोर दिया। इसलिए उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया और वह मिल निर्मित कपड़ों के खिलाफ थे। नमक सत्याग्रह, नज़दीक से एक नज़र। कुछ साल समाज सुधार कार्यों में शामिल होने के बाद गांधी जी 1928 में पुनः राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित किए। वर्ष 1928 में एंटी साइमन कमीशन आंदोलन हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया था। गांधी जी खुद इस आंदोलन में भाग नहीं लिए थे, पर इस आंदोलन पर उनका आशीर्वाद था। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और नेहरू को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का प्रतीक था। इस सत्र में पूर्ण स्वराज को आदर्श वाक्य के रूप में घोषित किया गया और 26 जनवरी 1930 को सारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दांडी नमक मार्च। स्वतंत्रता दिवस के पालन के बाद गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने की अपनी योजना की घोषणा की। ये कानून भारतीयों द्वारा व्यापक रूप से नापसंद किया गया था, क्योंकि इसने राज्य को नमक के निर्माण और बिक्री में एकाधिकार दिया था। नमक एकाधिकार के मुद्दे का चयन करना गांधी जी के समझदारी का प्रतीक था, क्योंकि नमक कानून के फलस्वरूप बढ़े हुए नमक के दाम का प्रभाव लगभग सभी घरों पर पड़ा था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से समुद्र तक की यात्रा शुरू की। 3 सप्ताह में वो वहां पहुंच गए और नमक बनाकर कानून की नज़र में खुद को अपराधी बना लिया। देश के अन्य हिस्सों में भी इस दौरान कई नमक यात्रा निकाले गए। आंदोलन को किसानों, श्रमिक वर्ग, कारखाने के श्रमिकों, वकीलों और यहां तक कि ब्रिटिश सरकार में भारतीय अधिकारियों का समर्थन मिला और ये अपनी नौकरी छोड़ दिए। कारखानों या मिलों में भी हड़ताल हो गया। इस आंदोलन के जवाब में
सरकार ने लगभग 60,000 भारतीयों के साथ साथ गांधी जी सहित कांग्रेस के विभिन्न उच्च नेताओं को गिरफ्तार किया। नमक सत्याग्रह के अधीन गांधी जी ने सामाजिक विषयों पर भी जोर डाला। यात्रा के दौरान उन्होंने जात पात, धर्म इत्यादि मुद्दों पर भी भाषण दिया और लोगों को एकजुट होकर स्वराज के लिए लड़ने को कहा। एक अमेरिकी पत्रिका टाइम को शुरू में गांधी जी की ताकत पर शक था और उन्होंने लिखा था कि सॉल्ट मार्च यानी नमक यात्रा सफल नहीं होगी। इस पत्रिका में गांधी जी का मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन इस यात्रा में मिले जन समर्थन को देखकर टाइम ने लिखा कि इस मार्च ने ब्रिटिश शासकों को हताश रूप से चिंतित बना दिया है। ये शासक अब गांधी जी को एक संत और स्टेटमैन के रूप में देखने लगे थे, जो ईसाई मान्यताओं वाले पुरुषों के खिलाफ ईसाई कर्तव्यों को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। दांडी मार्च का महत्व। दांडी मार्च कम से कम 3 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण था। पहला, इसने दुनिया का ध्यान महात्मा गांधी और भारत की ओर खींचा। दूसरा, यह पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें महिलाओं को भागीदारी वास्तव में बहुत उल्लेखनीय थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय, एक समाजवादी नेता, ने गांधी को केवल पुरुषों के लिए आंदोलन की प्रतिबंधित नहीं करने के लिए राजी किया। कमला देवी सहित कई महिलाओं ने नमक और शराब कानून को तोड़ दिया और गिरफ्तारी दी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि इस आंदोलन ने अंग्रेजों को यह महसूस करने के लिए मजबूर कर दिया कि उनका राज हमेशा नहीं रहेगा और उन्हें भारतीयों को कुछ शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोल मेज सम्मेलन का आयोजन शुरू किया। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया और बाद में गांधी और इरविन के बीच में कई बैठकें हुई और ये बैठकें गांधी इरविन समझौते में समाप्त हुई। इस माध्यम से यह सहमति हुई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हो जाएगा, राजनीतिक कैदी रिहा हो जाएगा और नमक निर्माता तट के पास नमक बना सकेंगे। इस समझौते की कट्टरपंथी राष्ट्रवादी ने आलोचना की थी क्योंकि गांधी जी भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता प्राप्त करने में असमर्थ थे। 1931 के अंत में गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन उनके दावे का विरोध मुस्लिम लीग, रियासतों और B.R. अम्बेडकर ने किया कि कांग्रेस क्रमशः मुसलमान, राज रजवाड़ों और निचली जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इस कारण ये सम्मेलन अनिर्णायक रहा और भारत लौटने पर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया और इसने प्रतिनिधि सरकार के कुछ हिस्से का वादा किया। 2 साल बाद चुनाव हुए और 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस सत्ता में आई और ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करने लगी। हालांकि 1939 में कांग्रेस सरकार ने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि युद्ध में सहयोग के एवज में युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्रता देने के उनके प्रस्ताव को अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया था। 1940 और 1941 में कांग्रेस ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह का आयोजन किया। 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया। अब पूरा संघर्ष जटिल हो गया और ब्रिटिश, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 3 धुरियों के संघर्ष का आकार ले लिया। 1942 में प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कांग्रेस और गांधी जी के साथ
समझौता करने की कोशिश करने के लिए स्टैफर्ड क्रिप्स के तहत एक मिशन भारत भेजा। वार्ता के दौरान कांग्रेस ने पेशकश की कि धुरी शक्तियों से रक्षा के लिए अंग्रेजों को भारत की मदद तब मिलेगी जब वायसरॉय अपने कार्यकारी परिषद के रक्षा सदस्य के रूप में एक भारत की नियुक्ति करेंगे। स्टैफर्ड को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था और वार्ता वहीं समाप्त हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने अगस्त 1942 में बंबई से अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का बड़ा आंदोलन शुरू किया। इसके तुरंत बाद गांधी जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पूरी देश में युवा कार्यकर्ताओं ने हमले और तोड़-फोड़ की कार्रवाई के जरिए आंदोलन को चलाते रहे। भारत छोड़ो या क्विट इंडिया आंदोलन को एक बड़ा जन आंदोलन कहा जा सकता है जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया था। इस समय के दौरान जब कांग्रेस नेता जेल में थे, जिन्ना और अन्य मुस्लिम लीग के नेता पंजाब और सिंध, जहां उनकी उपस्थिति बहुत कम थी, में अपना प्रभाव को बढ़ाने में लगे थे। जून 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद में वह लीग के साथ मतभेदों को सुलझाने के लिए जिन्ना के साथ बैठक की। 1945 में इंग्लैंड में श्रम सरकार सत्ता में आई, जो कि भारत को स्वतंत्रता देने के पक्ष में थी। भारत में लॉर्ड वेवल ने कांग्रेस और लीग के साथ बैठकों का आयोजन किया। 1946 के चुनाव में ध्रुवीकरण पूरी तरह से देखा गया जब कांग्रेस सामान्य श्रेणी में चुनाव लड़ा, लेकिन मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित की गईं। ये सीटें मुस्लिम लीग ने भारी बहुमत से जीती। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने भारत में विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव मगर सफल नहीं हो पाया। वार्ता के विफल होने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना की मांग करते हुए 16 अगस्त 1946 के दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का निर्णय लिया। 16 अगस्त को ही कलकत्ता में दंगे भड़के, जो कि बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत और पंजाब तक फैल गए। दंगों में दोनों समुदायों को जान माल का काफी नुकसान हुआ। फरवरी 1947 में वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने वेवल की जगह ली। उन्होंने एक अंतिम दौर की बातचीत का आह्वान किया और जब वार्ता अनिर्णित हो गई तो उन्होंने घोषणा की कि भारत को मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन इसे विभाजित भी किया जाएगा। आखिरकार भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन सत्ता हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। आखिरी बहादुराना दिन। गांधी जी 15 अगस्त 1947 को हो रहे उत्सवों में शामिल नहीं हुए। आज़ादी के दिन वह कलकत्ता में 24 घंटे के उपवास पर थे। गांधी जी इस बात से बहुत ज़्यादा विचलित थे कि स्वतंत्रता एक बहुत बड़ी कीमत पर मिली थी, जिसमें देश का विभाजन हो गया था और हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। सितंबर और अक्टूबर के महीनों में गांधी जी अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों में घूमे और लोगों को सांत्वना दी। उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से अतीत को भुलाने और मित्रता, सहयोग और शांति का हाथ बढ़ाने की अपील की। गांधी जी और नेहरू के समर्थन में कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकार पर प्रस्ताव पारित किया। इसने आगे कहा कि पार्टी ने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस पर उसे मजबूर किया गया। कांग्रेस कहा कि पाकिस्तान जो भी रास्ता अपनाए, मगर भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश होगा जिसमें प्रत्येक नागरिक समान होगा। कांग्रेस ने भारत में अल्पसंख्यकों को आश्वस्त करने का प्रयास किया
कि भारत में उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। 26 जनवरी 1948 को गांधी जी ने कहा, पहले स्वतंत्रता दिवस इसी दिन मनाया जाता था। अब स्वतंत्रता आ गई है, लेकिन इसका गहरा मोह भंग हो गया है। मगर उनका मानना था कि बुरा वक्त बीत चुका है। उन्हें खुद को ये आशा करने की अनुमति दी कि यद्यपि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत दो में विभाजित है, दिल में हम सभी दोस्त और भाई की तरह एक दूसरे की मदद और सम्मान करेंगे और बाहरी दुनिया के लिए एक होंगे। गांधी जी पर 20 जनवरी को हमला हुआ, मगर वह किसी तरह बच गए और अपना काम करते रहे। मगर कुछ दिनों बाद वे इतने सौभाग्यशाली नहीं रहे। 30 जनवरी की शाम के समय वाली दैनिक प्रार्थना में गांधी जी की हिंदू उग्रवादी नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे हिंदू चरमपंथी अखबार के संपादक थे, जिन्होंने गांधी जी को मुसलमानों के एक खुशामदी के रूप में घोषित किया था। गांधी जी की मृत्यु से शोक की असाधारण अभिव्यक्ति हुई। भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें जॉर्ज ऑरवेल, आइंस्टाइन आदि भी शामिल थे। टाइम पत्रिका ने उनकी तुलना अब्राहम लिंकन से की। महात्मा को जानना। गांधी जी को समझने के लिए काफ़ी स्रोत उपलब्ध हैं, जिनसे राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास और गांधी जी के राजनैतिक जीवन का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। घटनाओं को जानने के लिए महात्मा गांधी और उनके समकालीनों के लेखन और भाषण महत्वपूर्ण स्रोत थे। हालांकि इन स्रोतों में एक अंतर है। भाषण सार्वजनिक लोगों के लिए थे, जबकि निजी पत्र निजी भावनाओं और सोच को व्यक्त करने के लिए थे, जिन्हें सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता था। गांधी जी की कई व्यक्तियों को लिखे गए पत्र व्यक्तिगत थे, लेकिन वे जनता के लिए भी थे। पत्र की भाषा को इस जागरूकता से आकार दिया गया था कि इसे प्रकाशित किया जा सकता है, इसलिए ये अक्सर लोगों को स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने से रोकता है। गांधी जी के विचारधारा कई संकल्प और पुस्तक से मिलते हैं, जो सार्वजनिक भाषण से लेकर निजी पत्रों से बनाई गई हैं। आत्मकथाएं हमें अतीत के बारे में बताती हैं, लेकिन इसे पढ़ते और व्याख्या करते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वे लेखक की स्मृति के आधार पर लिखे गए हैं और लेखक के सोच विचार पर भी काफ़ी निर्भर करते हैं। इतिहास जानने के लिए सरकारी अभिलेख, आधिकारिक पत्र भी महत्वपूर्ण स्रोत थे, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर पक्षपाती थे। इतिहास जानने के लिए सरकारी अभिलेख और आधिकारिक पत्र भी महत्वपूर्ण स्रोत थे, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर पक्षपाती थे, इसलिए इसे सावधानी से व्याख्या करने की आवश्यकता है।